ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। हेलो दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में आप सबों का स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। ये जो पंक्ति का स्लोगन था, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये पढ़ाने का जो अभी जो क्वेश्चन का जो सीरीज है पागल रूपी, जो आप लोगों के लिए इतना लेकर आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोगों को सच में दिल में पसंद आए। ठीक ना। ये मैं दुआ करूँगा रब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे, जो मेरा ये जो पढ़ाने का जो आशिकीपन है वो मैं चाहता हूँ आप लोगों के ऊपर सवार हो जाए और आपको दिल से पसंद आए, दिल से पसंद आए। और आप काफ़ी पढ़ो, काफ़ी पढ़ो, इतना पढ़ो कि जो रिजल्ट आप साल भर में ला सकते थे उस रिजल्ट को 6 मंथ में गिरा दो। मैं ये चाहता हूँ। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग तीसरा टेस्ट शुरू करते हैं। 101 नंबर का टेस्ट है हमारा, 101 नंबर का टेस्ट। याद रखना, हमने जो कह दिया 2 लाइन गाया वो आपको मोटिवेट के लिए गाया था। उस लाइन का कुछ मतलब था। जिस तरह से हम लोग निबंध लिखते हैं जब मेंस में, तो उस निबंध को क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं, उसके बारे में फिर नीचे चर्चा करते हैं। तो ये नहीं कि हमारा गले पर लेकर कमेंट कर देना कि सर गला अच्छा, कोई हम गायक नहीं है, बस थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आपको कह दिए। हाँ, फिर भी अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना, ठीक ना। नहीं लगे तो फिर भी दिल में रख लेना मने मन है। चलो ठीक है, शुरू करें। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? मैंने अभी बताया था। प्रारंभ में 8 अनुसूची था, वर्तमान में 12 है। 9वां जोड़ा 1951 में, और 1951 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। तो आप बोल दो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। क्या गया? 9वीं अनुसूची में। भूमि विवाद 9वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय जो है वो है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्थिक योजना का जो विषय है वो कैसा है? समवर्ती सूची है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? बहुत अच्छा प्रश्न है। समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? समवर्ती, जो जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून मिलकर बनाएगा उसको समवर्ती सूची कहेंगे। तो कौन सा ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची का विषय है? ऑप्शन, अगर आपने आपराधिक मामला चुना है ना, आपराधिक मामला, अगर आपने आपराधिक मामला चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? दिल से हम खुश हैं आप लोगों के लिए, आप लोग इतना दिल से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा हमें। तो निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची की है? समवर्ती मतलब जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर। ऑप्शन आपके सामने में है, अच्छे से अटेम्प्ट करो। अगर आपने जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन चुना है तो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन है आपके सामने में, ऑप्शन है आपके सामने में। कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? अगर आपने शिक्षा चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। शिक्षा को जो पहले राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची बना दिया गया है। किस संशोधन के तहत? तो ये 42वां संशोधन के तहत बनाया गया 1976 के द्वारा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून लाया गया? दल बदल जो है ना, ये 10वीं अनुसूची में है। दल बदल 10वीं अनुसूची में है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन उल्लेख नहीं है? कौन सा संघ सूची में उल्लेख नहीं है, ये प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने गैस चुना ना तो बिल्कुल सही है। गैस का चर्चा संघ का नहीं है। जनगणना तो केंद्र का विषय है। बीमा, बैंकिंग, ये सब केंद्र का विषय। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? बिल्कुल सही है। अगर आपने इसका उत्तर कृषि चुना है तो बिल्कुल सही है। संघ सूची से नहीं है, कृषि तो राज्य का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है।
7वीं अनुसूची में बताइए, 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? ऑप्शन आपके सामने में। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो चर्चा है वो किस विषय का? तो 7वीं अनुसूची में आपको पता है इसमें से किस विषय पर चर्चा किया गया है? जो उल्लेख है निम्न में से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किसका चर्चा किया गया? ऑप्शन है शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस, वन। 7वीं अनुसूची, यहाँ पर 7वीं नहीं होगा, समवर्ती होगा। समवर्ती होगा। किसका विषय समवर्ती सूची में किसका उल्लेख किया गया है? समवर्ती सूची। तो यह जो है याद रखेंगे, क्योंकि किसका जो है समवर्ती सूची में किया गया है, तो जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उस पर काम करे, सुधार करे, यह है समवर्ती सूची का मामला। समवर्ती सूची का मामला। तो शिक्षा जो है एक समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। वैसे वन भी जो है समवर्ती सूची का विषय है। वन भी समवर्ती सूची का विषय है, याद रखेंगे। तो शिक्षा और वन दोनों होना चाहिए। शिक्षा और वन दोनों होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? ऑप्शन आपके सामने में है। कौन राज्य सूची में है? ऑप्शन आपके सामने में है। कौन राज्य सूची में है? ऑप्शन आपके सामने में है। रेलवे, पुलिस है कि क्या है? निगम कर है कि जनगणना है कि आर्थिक नियोजन है? बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगर आपने रेलवे पुलिस मारा है तो सही है, क्योंकि रेल पुलिस जो है राज्य का विषय है, जबकि रेलवे सुरक्षा बल रहता तो वो केंद्र का विषय हो जाता। रेलवे सुरक्षा बल रहता तो वो केंद्र का विषय हो जाता, जबकि रेलवे पुलिस जो है वो राज्य का विषय है, याद रखेंगे, राज्य का विषय है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज जो है विषय किस विषय में आता है? बहुत इजी प्रश्न है। पंचायती राज किस विषय में आता है? अगर आपने राज्य चुना है तो बिल्कुल सही है, राज्य सूची का विषय है। कहता है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपने दंड प्रक्रिया चुना है तो बहुत उत्तर सही है। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में किसके अंतर्गत किया गया है? बहुत अच्छा है। तो इसका जो है विवाह विच्छेद से संबंधित मामला सब जो है किसके तहत किया गया है? बिल्कुल सही है, अनुसूची 3। सूची 3 में समवर्ती है। सूची 3 समवर्ती, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में उल्लेखित है? बिल्कुल सही है, 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो राज्य का विषय है। कोहेलो किस केस जो है भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो कोहेलो केस जो है आपको पता है ये किस से संबंधित है, ये प्रश्न है। कोहेलो केस जो मामला है वो किस से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने कोहेलो केस के बारे में कहा गया है किससे संबंधित है, किस अनुसूची से?
बिल्कुल। इस प्रश्न का अगर कोहिलो केस से संबंधित मामला है, किस विषय से संबंधित है, ये प्रश्न आपको दिया गया है, आपको बताना है। कोहिलो केस अनुसूची ऑप्शन आपके सामने में है, किस अनुसूची से संबंधित है। बिल्कुल फास्ट अटेम्प्ट करें। अगर आपने 9वीं अनुसूची चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वीं अनुसूची से संबंधित है, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। शून्य घोषित किया जा सकता है। भारत के संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत जनजाति भूमि का खनन, जनजाति भूमि का खनन, ये जनजाति से संबंधित है, आपको बताना है। जनजाति भूमि का खनन, आपको ये बात पता है। जनजाति भूमि के खनन, क्योंकि आपको पता है जनजाति से संबंधित जो है अनुसूची 6 है, लेकिन यहाँ पर जो खनन सबसे संबंधित मामला है आपको बताना है। अगर आपने 5वीं अनुसूची चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि SC/ST के प्रशासन को लेकर जो है 5वीं अनुसूची है, जबकि 6ठा असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को लेकर है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को लेकर है। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य पे लागू नहीं है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम होगा, लेकिन मणिपुर नहीं है, तो बिल्कुल सही है डी। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ऑप्शन सी में ऐसा मैच कर रहा है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में कौन सा राज्य नहीं है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, तो इस हिसाब से एक सिर्फ त्रिपुरा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में कितना विषय है, कुल 29 विषय है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, क्वेश्चन अच्छा है। भाग है, याद रखेंगे, तो भाग जो है 22 है, ठीक ना। भारतीय संविधान में कुल कितना भाग है, ये प्रश्न है, आपको पता है। भारतीय संविधान में कुल जो है 22 भाग है, ठीक ना, तो ये बात आपको पता है। भारतीय संविधान में कुल कितना भाग है, तो 22 भाग है। लेकिन प्रश्न ये है, भारतीय संविधान में कुल कितना भाग है, तो 22 भाग है, तो ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक से संबंधित जो भाग है, नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता जो है भाग 2 में है, याद रखेंगे। नागरिकता भाग 2 में चर्चा है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायत बनाने की संकल्पना है। तो पंचायती व्यवस्था जो है वो भाग किस में है, तो ये बात पते हैं कि भाग 9 में पंचायती व्यवस्था की बात है। भाग 9 ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्यक्ष संघ और राज्य के बीच के संबंध के बारे में चर्चा किया गया है, बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1 ऑप्शन ए। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है भाग 9 में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, भारत और इंडिया के नाम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा सही है। प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा सही है, ये आपको पता है। प्रस्तावना आपको पता है, तो उसके हिसाब से इसमें से कौन सा सही है।
क्योंकि आपको पता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ऐसा ऑप्शन में है। तो उस हिसाब से क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी सही है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो समाजवादी शब्द है वो 42वां संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, एकता, अखंडता, और याद रखेंगे समाजवादी को भी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, और एकता अखंडता को जोड़ा गया था 1976 में 42वां संशोधन के तहत। समाजवादी शब्द किस में जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था, याद रखेंगे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया, 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष भी 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक से, हम भारत के लोक से आरंभ होती है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के सिद्धांत से जाना जाता है, सार्वभौमिकता, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही क्रम है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है कि जहाँ सरकार का अपना कोई धर्म नहीं हो, जहाँ राज्य का कोई अपना धर्म नहीं हो, सभी धर्म में विश्वास रखता हो। बिल्कुल सही है। इस हिसाब से उत्तर हो जाएगा डी, याद रखेंगे, उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? इसमें से कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है प्रस्तावना में? ठीक ना, आपके पास ऑप्शन आपके सामने में है। किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आपको पता है आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, मतलब विचार का, विश्वास का, ये सब का स्वतंत्रता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, धार्मिक न्याय नहीं है क्योंकि 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो 3 न्याय का चर्चा है, धार्मिक न्याय का चर्चा नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान का आत्मा उद्देशिका कहलाता है, याद रखेंगे। संविधान की आत्मा उद्देशिका कहलाता है। लेकिन अगर इसी प्रश्न में लगा देता अंबेडकर के हिसाब से तो कहते संवैधानिक उपचार, तब कहते संवैधानिक उपचार। अगर यही प्रश्न रहता इसमें लिखा देता कि भीमराव अंबेडकर के हिसाब से संविधान का आत्मा कौन है या संविधान की कुंजी, तो कहते संवैधानिक उपचार। लेकिन अंबेडकर साहब का नाम हटा दिया तो हो जाएगा उत्तर उद्देशिका। निम्नलिखित से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जन्म कुंडली कहा है, ये कहा है किसने? के.एम. मुंशी ने कहा, के.एम. मुंशी ने कहा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भीमराव अम्बेडकर ने कहा, भीमराव अम्बेडकर ने कहा। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किस केस में ऐसा बताया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, या किस केस में पहली बार घोषित किया? तो बेरू बारी 1960 में जो एक मामला हुआ था, बेरू बारी जो यूनियन 1960 में जो मामला हुआ था उसी में कहा था। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है?
लेकिन किसमें ये कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित विवाद में से किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है, मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है तो केशवानंद के केस में, केशवानंद भारतीय विवाद के केस में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित या बिंबित करता है? उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है, कौन सा उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो बिल्कुल सही है, ये संविधान की प्रस्तावना जो है ये प्रतिबिंबित करता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्य को की रूपरेखा का चर्चा है उसकी व्याख्या की गई है, उसकी व्याख्या की गई है, बिल्कुल सही है, मूल अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात है? अभी जस्ट बताए 3 तरह की न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 3 तरह के न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देशिका में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो ये उद्देशिका में चर्चा किया गया है, याद रखेंगे। आर्थिक न्याय का जो जिक्र किया गया है ये किस में किया गया है? प्रश्न है, आर्थिक न्याय का जिक्र किस में किया गया है? आर्थिक न्याय, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से आर्थिक न्याय का जिक्र किस में किया गया है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने डीपीएसपी भी चुना तो सही है, उद्देश्य और डीपीएसपी मतलब प्रस्तावना और डीपीएसपी में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका तीसरा टेस्ट कंप्लीट हुआ, आप इसमें अपना स्कोरिंग अटेम्प्ट करें, कितना मार्क्स आया। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।